नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मोदी कैबिनेट के एक जिसे कह सकते हैं वरिष्ठतम मंत्री मेरे साथ है कलराज मिश्रा जी, जो कि लघु उद्योग, सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। आपकी पार्टी में 75 का मतलब रिटायरमेंट, आपकी भी एज हो रही है, सबको पता है, तो क्या आपको ये इस बात का डर सता रहा है? परसेप्शन ये है कि जो लोग पुरानी पीढ़ी के थे, जो अटल आडवाणी जी के साथ थे, जो लोग उनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे थे, अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। नमस्कार। अब ये बताइए कलराज जी कि आपका डिपार्टमेंट जो है उसके इतने बड़ा नाम क्यों है? लघु उद्योग, सूक्ष्म, मध्यम, मतलब और कोई चीज बाकी बची है उसमें? देखिए, इसका नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, इंटरप्राइजेस करके है, MSME। लेकिन कलराज जी मुझे ये बताइए कि आपका इतने साल का पॉलिटिकल अनुभव, हाँ, आपका इतने साल का स्टेट में काम करने का अनुभव, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऐसी दी गई है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कलराज जी कर क्या रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने मंत्रालय का जो विभाजन किया तो मेरे जिम्मे सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय आवंटित किया। ये बात सही है कि उस समय मेरे भी मन मस्तिष्क में था कि ये क्या है, हम कैसे कर पाएंगे। मैंने स्वयं उनसे बात की। उन्होंने कहा, कलराज जी, इसका बहुत ही अधिक उपयोग है और इसके माध्यम से अधिकाधिक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का हम समाधान भी कर सकते हैं और देश को जैसा हम बनाना चाहते हैं उस बात से हम बना सकते हैं और इसको आप करिए। मैंने कहा ठीक है, आपने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मैं इसको करूंगा। और जो आपने कहा है कि प्रोजेक्शन, मैं तो समझता हूँ इधर इतना प्रोजेक्शन होना शुरू हुआ है और इसमें मुझे बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं कि कलराज जी तो खुद पुराने स्कूल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले और गांव-गांव में उस तरीके से घूमने वाले, तो उनको मंत्रालय ऐसा दे दिया गया है जिसमें कि यंगस्टर्स बहुत जिसमें आएंगे। तो ये डिस्कनेक्ट तो नहीं है कि कलराज मिश्रा धोती कुर्ता, कहा जा रहा है कि कलराज मिश्रा आजकल खादी की जीन्स और टी शर्ट बनाने के चक्कर में है? नहीं, ये तो बड़ा उपयुक्त शब्दों का आपने प्रयोग किया कि कलराज जी धोती कुर्ता पहनने वाले हैं। जब धोती कुर्ता पहनने वाले को खादी नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? लेकिन और मैं समझता हूँ कि खादी देकर निश्चित रूप से विश्वास व्यक्त किया गया है कि मेरे माध्यम से, मेरे मंत्रालय के माध्यम से खादी पुनः दुनिया के अंतर्गत अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। क्या कलराज मिश्रा भी मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं? नहीं, कलराज मिश्रा मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, ये कहना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन कलराज मिश्रा निश्चित रूप से आज के अत्याधुनिक सारी चीजों का उपयोग होता जा रहा है। उसमें ग्लोबल मार्केट में हम अपने स्वदेशीपन को किसी से पीछे न रख सके, इसके लिए हमने अपना अभियान चलाया है और खादी के माध्यम से उस प्रकार की डिजाइन हम भी बना सकते हैं। अच्छा, तो हम भी वो सारी चीजें निर्माण कर सकते हैं जिसके प्रति नौजवान हमारे तरफ आकर्षित हो सकता है। हमने खादी को ही केंद्र मानकर, चाहे डेनिम हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग का हो, ये खादी को केंद्र बिंदु मानकर उसको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया है और निश्चित रूप से ग्लोबल मार्केट में हम compete करेंगे। नहीं, इसे हम डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि कहीं एज फैक्टर कलराज मिश्रा की सोच में, थॉट में, थिंकिंग में, कार्य पद्धति में नहीं आड़े तो नहीं आ रहा है? देखिए, जो सिद्धांत है, जो सोच है, जो विचार है, उसका अपना एक अस्थायित्व है, उसके लिए आयु बाधक नहीं होती। कलराज जी, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपकी पार्टी में 75 का मतलब रिटायरमेंट, जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मतलब 74 हुए नहीं कि आप पार्टी के लिए आप अलग हो जाइए, आप
आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में एग्जीक्यूशन में काम नहीं। तो क्या कलराज जी को इसके कारण, आपकी भी एज हो रही है, सबको पता है, तो क्या आपको ये इस बात का डर सता रहा है? अब आप इसी से अनुमान लगाइए। आपको इस बात का नहीं, डर नहीं, नहीं आप सता रहा है कि आप आपकी भी अब 74 हुए आप, और अब देखिए अगले साल 75 होगा, तो मंत्रालय बचेगा कि नहीं बचेगा? आप इसी से अनुमान लगा सकती हैं कि मैं 74 पूर्ण किया हूं, 75 में आज चल रहा हूं, लेकिन इसके पश्चात भी हमारे प्रति हमारे नेतृत्व का पूर्ण विश्वास है। लेकिन क्या कलराज मिश्र को इस बात का डर सताता है कि जिस तरीके से पार्टी का ये निर्णय हुआ कि 75 साल के बाद के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रखा जाएगा, तो क्या आपको इस बात का डर है कि आप 74 के हो चुके हैं? एक चीज मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सैद्धांतिक अधिष्ठान के आधार पर काम करता हूं। मैं किसी से डरकर या अपने को लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने राजनीति में न तो आया हूं, न उस दृष्टि से काम करता हूं। जो इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर काम करता है उसको कभी डर नहीं लगता है, और किसी भी बात का डर नहीं लगता है। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी के साथ में हूं। पार्टी की स्ट्रेटजी है कि ठीक है, अब ठीक नहीं, चलो प्रसन्नता की बात है, हमें डर कदापि नहीं लगता, भय नाम की चीज मैंने जाना नहीं है, लेकिन पार्टी की मर्यादा, पार्टी की रीत नीति, पार्टी का सैद्धांतिक अधिष्ठान, ये हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है, और आज भी अपने जीवन में आश्रित करके चलने की कोशिश करता हूं। हमारे उस व्यवहार के आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो, भले ही हमारी इच्छा के विपरीत रहा होगा, तो भी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके कारण लोग कह सके कि पार्टी के विपरीत इन्होंने आचरण किया है। और इसलिए ये कहना कि आयु के कारण कुछ चीज बड़ा का, ऐसा कदापि नहीं है। और जो भी देखिए, ये एक दुष्प्रचारित किया गया कि ये करके लोगों को किनारे किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी वरिष्ठ नेता कुछ बोलता है, अब देखिए शांता कुमार जी की बात को देख लीजिए, उन्होंने एक बात बोली, उनके मुंह को कैसे दबा दिया गया? नहीं, किसी को दबाया नहीं गया। शांता कुमार जी ने पत्र लिखकर कुछ चीजें कही। हमने शांता कुमार जी से कहा कि शांता कुमार जी, ज्यादा अच्छा होता परस्पर मिलकर हम वार्ता कर लेते, क्योंकि हम लोगों की चीजों को सकारात्मक दिशा में देने के पश्चात भी विभिन्न तरीके से दुष्प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। हम ये बात दूसरों के हाथों में न दें, इसकी चिंता करना हमारा दायित्व बनता है। और हमने इसीलिए शांता कुमारी से आग्रह किया कि हम लोग या कोई भी कार्यकर्ता चीजें प्रत्यक्ष रूप से, जो भी हमारा नेतृत्व है उससे मिलजुल कर हम बात कर लेंगे, और हमेशा ऐसा होता रहा। बात करने के बाद ही हम समाधान निकाल लेंगे। कलराज जी, परसेप्शन तो यही है, परसेप्शन ये है कि जो लोग पुरानी पीढ़ी के थे, जो अटल आडवाणी जी के साथ थे, जो लोग उनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे थे, अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आपको नाथा जी मैं एक बात बताता हूँ, ये जो आज का नेतृत्व है वो अटल आडवाणी जी के साथ काम किया हुआ नेतृत्व है, अटल जी आडवाणी जी के द्वारा प्रेरित किया हुआ नेतृत्व है। लेकिन बहुत सारे आपके कंटेम्पररी हैं जो आपके साथ के लोग रहे हैं, जैसे आप जोशी जी को ले लीजिए, शांता कुमार जी को ले लीजिए, आप देख लीजिए, उन लोगों के लिए कोई काम नहीं है, मार्गदर्शन मंडल में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई काम मुझे लगता है कि आपने, शांता कुमार जी भी एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आदरणीय जोशी जी भी प्राक्कलन समिति के चेयरमैन है, मैंने एक समिति के चेयरमैन, जो बड़ा महत्वपूर्ण समिति है, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको ध्यान होगा, पीएससी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर जोशी जी ने जिस प्रकार का काम किया, वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर प्रचारित हुआ। शांता कुमार जी भी इसलिए ये कहना कि अलग है, ये गलत बात है। आप ये कह रहे होंगे, जो मेरे बारे में आपने कहा है हाँ। कि मैं चूंकि इसमें हूं, इसलिए ये कहना बिल्कुल मिथ्या है। हम हमेशा संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, और संगठन के मर्यादा के अनुरूप हमने हमेशा आचरण किया है, और आज हम उसी बारे से काम कर रहे हैं। हम रहें न रहें तो भी
वो मर्यादा का हमने हमेशा पालन किया है। लेकिन एक बात बताइए, कहीं ना कहीं तो कोई आग होगी ना कि इस तरीके की बातें होती रहती हैं। भाई जनरल पब्लिक डोमेन में ये बातें क्यों आ कि जो पुरानी पीढ़ी थी उसको दरकिनार कर दिया गया। यूपी की ही बात ले लीजिए, यूपी में अगर बीजेपी का चेहरा है तो वो अमित शाह का चेहरा है बीजेपी का। यूपी में कौन सा चेहरा, आप बताइए मुझे। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम चुनाव लड़ते रहे, हमेशा। और उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार होता रहा है। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, जो हमारा नेता रहा है, वो हमेशा नेतृत्व करता रहा है, स्वाभाविक रूप से लोगों की निगाह में आता रहा है। लेकिन अमित शाह जी यूपी के तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, हर प्रदेश में उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग उसी रूप में देखते रहे। तो ये और अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके पहले अमित शाह जी पार्टी के महामंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन और इसलिए सारी चीजें करते हैं। जैसे बिहार में कोई चेहरा आगे नहीं आ रहा है, बिहार में भी तमाम नेतागण हैं, तमाम लीडर्स हैं, लेकिन बिहार में एक चेहरा लेकर के कोई पार्टी आगे बढ़ती दिख नहीं रही है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की डेट में ऐसा ही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब आगे चल के जो प्रदेश के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता लोग थे वो सब गौण हो जाएंगे, और एक जो चेहरा आएगा वो मोदी और अमित शाह का ही आएगा, फिर उनको जिसको मन होगा बैठा दिया जाएगा, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी का। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या आगे चल के जितने प्रदेश के नेता लोग हैं उन लोगों का यही हश्र होना है कि उन्हें बाद में उस जगह पे बैठा दिया जाएगा? वो दूसरी बात है, जो पसंद आ गया उसे बैठा दिया गया। फिर मैं अनुराधा जी आपको बताना चाहूँगा, हमारे पार्टी का चाहे जनसंघ रहा होगा चाहे बीजेपी रहा होगा, इसके पूरे इतिहास को आप देख लीजिए, हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार हम चुनाव लड़े, हमेशा। और संसदीय बोर्ड और एक मिनट सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, उसके आधार पर चुना जाता था। हाँ, अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री हो जाने के बाद में जब चुनाव हुए हैं तो जरूर वो नेता के रूप में रहा। तो फिर आप लोगों ने दिल्ली में क्यों नहीं किया? आपने एक दिल्ली में किरण बेदी का चेहरा आगे किया था ना। भाई देखिए, वो स्ट्रेटेजी बस क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दिए, लेकिन सामान्य तौर पर चूंकि मैं भी पार्टी के उस प्रकार के निर्णयकर्ताओं में से एक रहा हूं, सामान्य तौर पर हमने हमेशा सामूहिक नेतृत्व को प्रधानता दिया। अच्छा, ये बता, और सामूहिक नेतृत्व के आधार चुनाव लड़कर हम किसी को भी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यूपी की जनता तो ये पूछेगी ना कि समाजवादी पार्टी है तो वहां पर मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश हैं, बीएसपी हैं तो वहां पे मायावती हैं, तो वो तो दिख रहे हैं कि अगर बीएसपी आएगी तो मायावती जी वहां की मुख्यमंत्री बनेगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बीजेपी का कौन चेहरा आगे आएगा, क्योंकि उस चेहरे को वहां पे काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्या वो वरुण गांधी होंगे कि योगी आदित्यनाथ होंगे कि कलराज मिश्रा होंगे? उत्तर प्रदेश में जनता भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को महत्व देती है। हमने इसलिए बार बार आपको कहा कि हमारी एक पद्धति है, और उस पद्धति के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड ही डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेकर तय करता है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। 2002 की बात करते हैं, आप जब यूपी में बीजेपी हार गई तो आपका एक स्टेटमेंट आया था कि पार्टी के अंदर के लोग ही पार्टी को हराते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट आज भी वाजिब है, ऐसा कहना? हाँ, मैंने उस समय कहा था, और मैंने इसलिए कहा था कि चुनाव के पश्चात हमने क्यों हार हुई इसको लेकर हर जिले के लोगों को बुलाकर सबसे समीक्षा करवाई थी, पूरे प्रदेश के लोगों को, और समीक्षा कराने के पश्चात जो निष्कर्ष निकला था वो हमने सबके बीच में रखा था। निष्कर्ष के अंदर कई जगह ये दिखाई पड़ा था कि अपने ही लोग किसी न किसी रूप एक मिनट किसी न किसी रूप में हराने का प्रयास किया था। वो तथ्य भी हमने सामने प्रस्तुत किया था। उसके कारण में बोला सब जगह ये चीज होगी ये मानने के लिए मैं इसलिए तैयार नहीं हूं कि उस पर का अभी चुनाव विश्लेषण हुआ नहीं है। चुनाव विश्लेषण के पश्चात अगर ये चीज आती है तो इसको रखने में कोई हर्ज नहीं है। हमने जो घोषणा की थी चुनाव विश्लेषण के पश्चात किया था, और इसलिए मैं त्यागपत्र दिया था अपने ऊपर नैतिकता का वो लेकर के।
कि नैतिकता के आधार पर मैं त्याग ये कर दे रहा हूं। बताइए कि आज कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश में कितने रेलेवेंट हैं? उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आज भी लोग मुझे जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मुझसे सुपरिचित ना हो। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग मुझे अच्छी तरह से परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि कलराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को पीछे रखते हुए जो अच्छे कार्यकर्ता सामने दिखाई पड़ते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी मनोभाव से प्रेरित होकर जनता मेरे बारे में विचार करती है और इसलिए इसीलिए मेरा रिलेवेंस बहुत अधिक है। और पार्टी के लिए आप रेलेवेंट हैं? मैं जनता में भी बोल रहा हूँ, पार्टी में बोल रहा हूँ। पार्टी में भी कार्यकर्ता यही महसूस करता है और इसलिए हम जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लगातार प्रवास करेंगे, भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के पश्चात पार्टी जिसको नेतृत्व प्रदान करने की बात तय करेगी वो नेतृत्व प्रदान करेगा। अच्छा ये बताइए, आपका तो इतना बड़ा अनुभव रहा है, आप तो इतने अनुभवी, आपने पार्टी को सींचा है वहां पर। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति है? लोग कहते हैं कि बीजेपी में अगर यूपी में चुनाव हो जाए तो बीजेपी नंबर 3 नंबर की पार्टी आएगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बीजेपी नंबर 3 पर नहीं है। बीजेपी इस समय शासन आने की प्रक्रिया में है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ आ ही जाएगी, लेकिन शासन आने की प्रक्रिया में है। हम आ सकते हैं, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता इन दोनों पार्टियों के शासन से त्रस्त रही है और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ उसकी दृष्टि है। क्योंकि नरेंद्र जी के, मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री जी के कारण प्रधानमंत्री वहां जाके थोड़ी शासन करेंगे तो कोई मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री प्रॉब्लम बीजेपी में आपको नहीं लगता कि यही है कि हर जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तस्वीर आगे सामने रखी जाती है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के प्रति चाहे कोई भी प्रदेश हो, स्वाभाविक रूप से एक मानसिकता तो बनी रहती है, एक आकर्षण रहता है और उसका बड़ा लाभ होता है प्रदेश को। हर किसी को पता है कि पार्टी के अंदर क्या गुटबाजी हो रही है। हर किसी को पता है कि आज की डेट में पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में सीरियस चेहरा नहीं है। लेकिन आप तो इतनी अच्छी थाली परोस रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बीजेपी कल को सरकार में वहां आ रही है। ऐसा नहीं मैंने कहा। उत्तर प्रदेश के मैंने बारे में कहा कि 2 पार्टियां सशक्त पार्टी, ये मैंने कहा, आपको ध्यान होगा, हम भी हैं और इसलिए तीनों में तुलनात्मक आधार पर चीजें चल रही हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उससे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बड़ी ध्वस्त हो चुकी है, लोग त्रस्त हैं और इसलिए अखिलेश की तारीफ कर देते हैं, मुलायम सिंह जी से आपकी दोस्ती है। आप सुनिए पहले, आप सुनिए। हम तो वहां के जो परिस्थितियां हैं और वहां का जो स्वरूप है, वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह रहा हूं कि स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और जब बढ़ रहा है तो हम आ सकते हैं सत्ता में। ये मैंने शब्द का प्रयोग किया। हम आ ही जाएंगे ये मैंने नहीं कहा। अच्छा ये बताइए कि आपका जैसे हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं, वहां पर तैयार बैठी हुई है सत्ता में आने के लिए। हाँ, तैयार तो है ही है, तैयार भी है, तैयारी कर भी रहे हैं आने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा ये बताइए कि भ्रष्टाचार के मसले पर पिछले 3 साल में बीजेपी ने संसद चलने नहीं दिया था। आपके प्रधानमंत्री जो नेता हैं वो बोलते नहीं है, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, चाहे वो ललित मोदी कांड हो, चाहे वो और भी मसले हो, किसी पर कुछ बोलते हैं नहीं। सुषमा जी की बात कर लीजिए, वसुंधरा जी की बात कर लीजिए, आप लोगों की वही स्थिति होती चली जा रही है जो पिछले 2 साल पहले देखिए कांग्रेस की थी। उसमें आपको नहीं लगता कि इस तरीके का जो टकराव है उसे अगर खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा? संसद को चलना चाहिए। देखिए हम लोगों ने जो सारे मुद्दे उठाए थे ये तो सीएजी की तरफ से दिया हुआ था, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का रहा होगा, ये तो शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का उजागर था। एक सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एकदम उजागर था। सीएजी ने उजागर किया था। 1 मिनट पहले तो बात गई, आज की बात की है ना, सुषमा जी ने सीधे नहीं, आपने तुलना किया था इसलिए मैं कहा आज जो सारी बातें चल रही है आज कोई मुद्दा ही नहीं है, चाहे वो सुषमा जी का मुद्दा हो, वसुंधरा जी का मुद्दा हो या व्यापम का घोटाला हो। बात यह है कि संसद चल नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस ने इसको जिद का विषय बना लिया है और आप जिद नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, ये जिद नहीं है। कांग्रेस ने जिद नहीं, कांग्रेस ने जिद का विषय बना दिया है। हमने कहा है कि हम इसे बहस करने के तैयार हैं। हमने कहा कि किसी भी समय बैठ जाओ,
सुषमा जी ने स्वयं कहा है कि बहस करने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के अंदर संसदीय प्रणाली के अंतर्गत बहस करना सदन के अंदर और उसके निष्कर्ष के आधार पर काम करना, ये प्रक्रिया होती है और ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये हमने हमेशा कहा, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री जी करते रहे, तो उन्हें बोलना चाहिए। नहीं, देखिए ये बराबर कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई बहस कराओ ना, कर रहे हैं तो। लेकिन जब कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और कहा कि नहीं नहीं जिद कर लिया, अब नहीं चले थे, बिना मुद्दा का मुद्दा बनाकर जिद करते हुए सारी चीज कर रहे हैं, इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र को आघातित करने का उनकी तरफ से प्रयास हो रहा है। तो जब आप लोग ये करते थे तब वो स्वस्थ लोकतंत्र को आघातित नहीं किया जाता था, और जब आपके ऊपर हो रहा है तो आपको आघातित किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। दोस्त पैमाना कैसे हो सकता है? दादाजी, हमारा मुद्दा था वो 2G स्पेक्ट्रम का, कोयले घोटाले का, ये सीएजी की तरफ से हमारी तरफ से नहीं था, आपकी ये सरकार को जबरदस्त था, इसलिए हमने कहा था। 1 साल हो गया आपकी सरकार को, 1 साल में आपकी सरकार का ने जिस दम हमसे आई थी या जिस तरीके, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगना शुरू हो गया है। मैं कह रहा हूं कि कदाप डेंट नहीं पड़ा है। हाँ। कुछ लोगों ने दुष्प्रचारित करने की कोशिश की है, सही बात को दुष्प्रचारित करने का प्रयत्न, जैसे ये भूमधिग्रहण कानून है, नहीं आपको जो मैं बता रहा, आपने कहा डेंट पड़ा है, ये सही बात को दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र चलाया गया, उसके कारण जरूर लोगों के मन के अंदर कुछ गलतफहमियां बनी, लेकिन क्रमशः उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो थोड़ा बहुत डेंट भी होगा उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाषण नहीं कर रहा हूं मैं, हम तो आपके सामने यथार्थ चित्रण कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको हमने बताया आपको। आपने लोगों के खातों में, आपने जनधन की बात की, लोगों के खातों में पैसे गए? सरकार में आने से पहले आप लोगों ने वादा किया था कि हर किसी के खाते में पैसा आ जाएगा। नहीं, आया क्या पैसा? देखिए ये हम नहीं बोले थे, ये हम नहीं बोले। देखिए खाता खुला, लोगों ने पैसा जमा किया, अपना पैसा जमा किया, और बदल गया पूरा। नहीं, आप मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए। नहीं, पूरा जो है आपके जो अध्यक्ष है उन्होंने बोल दिया नहीं खाता में पैसा नहीं जाना था, वो तो चुनाव में भाषण में होता रहता है। ऐसा कभी नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता योजना प्रारंभ की, वो तो प्रधानमंत्री जी ने की थी जब वो भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री बनने के पहले की क्या बात है? सबको बोल रहे थे कि हर किसी के खाते में आएगा पैसा। प्रधानमंत्री जी शासन और उनकी टीम चलाती है और साथ ही साथ घोषणा पत्र काम करता है। घोषणा पत्र में आवाह में दिखाइए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही, कलराज मिश्र को, प्रधानमंत्री को या सरकार को अपना स्पोक्स पर्सन जरूर बनाना चाहिए। जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है जी, अगर उन शब्दों में कोई झूठपन दिखाई पड़ता हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि आपको स्पोक्स पर्सन बनाना चाहिए। तो आपको ये कहना चाहिए, नहीं कलराज जी आप बहुत ठीक कह रहे हैं, जो सारा हुआ है, जो कर रहे हो बहुत ठीक तरीके से उसको आपने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, आपको देखना। अच्छा, अंत में ये बताइए कलराज जी कि क्या कलराज मिश्रा आज भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं? मैं तो बीजेपी का ही हूँ चेहरा और बीजेपी का चेहरा के रूप में जाना जाता हूँ। अब मुझे तो मतलब मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर की चीज नहीं है उसको आप क्यों पूछ रही हैं? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। आप तैयार हैं कि नहीं? मैं हमेशा जैसी जैसी जिम्मेदारी मुझे दी गई उन सारी जिम्मेदारियों का मैंने पालन किया है। ये कहा जाए कि अगर आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आप तैयार होंगे? मैं आप जैसा कह रही वो कहिए, मैं जैसा कह रहा हूँ वो कहने दीजिए। मुझे जैसी जैसी जिम्मेदारी दी गई, जब दी गई, संगठन के अंतर्गत भी सरकार के अंतर्गत भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ उसका हमने पालन किया है। और जहां तक मुख्यमंत्री या फला का सवाल है, इसके बारे में तो मैंने सोचा, किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, मंत्री के बारे में भी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जिम्मेदारी दिया लोगों ने, मैं प्रामाणिकता से पालन कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने कई चीजें पूछकर मुझे लाभान्वित किया। तो ये थे आमने सामने में कलराज मिश्रा जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।